Hello everyone, myself Mihir Pandey, qualification MSc Geology from VBPS University, and you are watching Sasta Master. This is our third and last lecture of cell cycle and cell division. हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या होता है, क्यों होता है, और हमने फर्स्ट लेक्चर में इंटरफेस तक कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था. सेकेंड लेक्चर में हमने पूरा एम फेज पढ़ लिया था. और अब हमारे थर्ड लेक्चर में हम मेयोसिस बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं. वैसे हम मेयोसिस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पहले से. हमने फर्स्ट लेक्चर में ही मेयोसिस का जो भी एक बेस था वो पढ़ लिया है, बना लिया है. मेयोसिस क्या होता है तो फिर से एक बार देख लेते हैं मेयोसिस क्या होता है. मेयोसिस को हम जानते हैं कि जो मेयोसिस होता है हमारा, वो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सेल डिवीज़न होता है जो जनरली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें हमेशा माइटोसिस होता है, क्योंकि माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीज़न है और हम सोमैटिक सेल को कंटिन्यूसली उसका क्रोमोसोम इक्वली रखना चाहते हैं, तो इसलिए माइटोसिस कराते हैं. तो फिर सर मियोसिस कहाँ पे होता है? मियोसिस को ही मियोटिक डिवीज़न बोलते हैं और माइटोसिस को ही माइटोटिक डिवीज़न बोलते हैं. आई होप यू ऑल नो दिस थिंग. तो अब मियोसिस होता कहाँ है? जब अगर आप बोलें कि नॉर्मल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है, तो मियोसिस कहाँ होता है? तो मियोसिस हम वहाँ करते हैं जब हम हमारे डिप्लॉयड सेल को रिड्यूस करके उसका क्रोमोसोम नंबर हमको हैप्लॉयड सेल बनाना होता है. तो सर हैप्लॉयड बना देंगे? हाँ, बनाना होता है, क्योंकि वापस से वो जो सेल है जो हैप्लॉयड हुआ है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाता है, फ्यूज़न होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो वापस से अपना क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर कर लेता है, वापस से वो 2n जाता है. तो आप क्या ये बोल सकते हैं कि जो मियोसिस है वो ये इस प्रकार का सेल डिवीज़न है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट करता है और वहीं उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन हैप्लॉयड सेल को रीस्टोर करवा के वापस से डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट करता है. हाँ, तो इट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन हम अक्रॉस जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखते हैं. हाँ, अक्रॉस जनरेशन का मतलब सर ये लाइन का मतलब समझाइए. ये आप समझ सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहे, उसके लिए मियोसिस होता है. जैसे कि अगर मैं अपनी शरीर की बात करूं, मेरा ह्यूमन बॉडी है, मैं शरीर हूं. मेरे शरीर में जितने भी सोमैटिक सेल हैं वो हमेशा डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड करते हैं, वो 2n हैं तो डिवाइड करके भी 2n ही बनते हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माइटोसिस को दी गई है कि आप इक्वली सेल डिवाइड करिए, क्रोमोसोम न बढ़ सकता है न घट सकता है, इक्वल रहेगा. लेकिन मेरे से जो मेरा जनरेशन होने वाला, जो मेरा बच्चा होने वाला है इन फ्यूचर ना, तो वो भी 2n का ही हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मियोसिस को और फर्टिलाइजेशन को. फर्टिलाइजेशन पता है आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है जब गैमेट मिलते हैं, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है कि अक्रॉस जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भी क्रोमोसोम की संख्या सेम रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मियोसिस को और फर्टिलाइजेशन को दी गई है. मियोसिस क्या करेगा? मियोसिस मेरे जर्म सेल को रिड्यूस करवाएगा, जर्म सेल में मियोसिस करवाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ करवाएगा. तो जर्म सेल हमारा जो होगा वो 2n का होगा, उसमें मियोसिस होगा. मियोसिस होने के बाद वो गैमेट बनाएगा n, और वापस से जब गैमेट और गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो वापस से nn2n बन जाएगा. ठीक है, आई होप सो आपको मियोसिस का जो एक सिग्निफिकेंस यूज़ है वो समझ में आया. ठीक है, अब इसका यूज जब समझ में आ गया तो इसको पढ़ने में और मज़ा आएगा. मैं पहले इसको पढ़ा था, बाद में यूज़ बताता, तो दिमाग में ख्याल आता कि क्यों ही पढ़ते हैं. तो आई होप सो कि अब आपको इसका क्लियर हो गया होगा क्यों पढ़ते हैं. अक्रॉस जनरेशन वी हैव टू कॉन्स्टेंट आवर क्रोमोसोम नंबर, दैट्स वाई वी यूज़ मियोसिस. बट अगर सिर्फ मियोसिस की बात करें तो मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा करता है, रिड्यूस कराता है. दिस इज़ द फैक्ट. मियोसिस पढ़ने का मतलब कि मियोसिस में एक रिडक्शनल डिवीज़न है, ये क्रोमोसोम नंबर को आधा करने में हेल्प करेगा. दैट्स इट. चलिए तब शुरू करते हैं, मियोसिस को पढ़ते हैं.
कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ईच ऑफ विथ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम एक ऑफस्प्रिंग, एक नया ऑफस्प्रिंग एक प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वहाँ पे दो गैमेट फ्यूज़ होता है और वो जो गैमेट होता है उसका जो क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब एन और एन होता है। ठीक है, फिर कह रहा है गैमेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। गैमेट किससे बनता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में अगर मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म गैमेट है। स्पर्म गैमेट किससे बनता है? तो जो स्पर्म गैमेट होता है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है। जो हमारा ये स्पर्म गैमेट है ये स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है। फीमेल में ओवा किससे बनता है? फीमेल में ओवा ओगोनिया सेल से बनता है। वैसे ही ये पॉलन मदर सेल है, जो पॉलन ग्रेन होता है पेड़ में वो होता है गैमेट, मेल गैमेट पेड़ का, वो किससे बनता है? वो पॉलन मदर सेल से बनता है। वैसे ही ये है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर जो बनता है फीमेल प्लांट में वो इससे बनता है। तो आपको समझ में आया कि जो हैप्लॉइड गैमेट बनता है वो एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से ही बनता है मियोसिस होने के बाद। ठीक है, डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस होके उसका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, वो बनता है। सर ऐसे तो लाइनिंग से समझ में नहीं आ रहा है, आप मुंह से बोल रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, हमको दिखाइए। तो देखिए, जैसे कि इंसानों की बात करें तो ये हमारा मेल है और ये हमारी फीमेल है। हम दोनों का क्रोमोसोम 2n होता है। मेल अगर बात करें तो मेल में होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो आप समझिए कि जो सेल लिया गया है, मान लीजिए ये स्पर्मेटोगोनिया सेल लिया गया है, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर आधा करा देता है, तो 2n से n बन गया। अब ये बना गैमेट। अब गैमेट, ठीक है, और फीमेल में ओवा होता है। ओवा जो बनता है वो बनता है उगोनिया सेल से। तो मान लीजिए ये उगोनिया सेल है, उगोनिया सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस होके बना ओवा। ओवा को हम लोग गैमेट बोलते हैं, ये भी एन है, 2n से n बन गया। अब ये भी n दोनों फ्यूज़ किए, फ्यूज़न किए, इसको बोला गया फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये बना जाइगोट। और जाइगोट देखिए n और n मिलेगा तो 2n बनेगा ना भाई, तो 2n बन गया। तो आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि 2n था, इसका मियोसिस किया गया तो n बना था। ठीक है, और वापस से इसका फर्टिलाइजेशन किया गया तो 2n बन गया। तो एक ने घटाया एक ने बढ़ाया, वापस से हो गया कांस्टेंट। 2n से स्टार्ट हुए थे और 2n पे आ गए। ठीक है, यही होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब ये जाइगोट बना, जाइगोट से यहाँ पे सर जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का मतलब जाइगोट सिंगल सेल है और एम्ब्रियो में कुछ सेल ज़्यादा होते हैं, तो सर सेल से सेल डिवाइड करने को बोलते हैं माइटोसिस। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के बीच का प्रोसेस माइटोसिस हो जाता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन। और एम्ब्रियो से वापस एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनने में भी कंटिन्यूसली माइटोसिस का डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर भी होता है माइटोसिस और इक्वेशनल सेल डिवीज़न। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल, कौन सा स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ओगोनिया है ना, जो जर्म सेल है, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, ये सेल डिवीजन की बात कर रहा है कि जो ये स्पेशल प्रकार का सेल डिवीजन है जो कि रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ, आधे से। और इसी को उसके बाद जो इसका जो रिजल्ट होता है हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न जो है वो रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम नंबर, जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड डॉटर सेल। इस प्रकार के डिवीज़न को मियोसिस कहते हैं। वही मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? मियोसिस इंश्योर कर रहा है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है हैप्लॉइड फेस का लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन रीस्टोर कर दे रहा है डिप्लॉयड फेजेस। वही बात कह रहा है कि मियोसिस इंश्योर कर रहा है कि हैप्लॉइड बनेगा, मियोसिस इंश्योर किया कि हैप्लॉइड बनेगा और फर्टिलाइजेशन रीस्टोर कर दे रहा है डिप्लॉयडिसिटी। ठीक है, इजी बात है। उसके बाद कह रहा है वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनाते हुए हम मियोसिस करते हैं इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों में। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, जिसका रिजल्ट हैप्लॉइड गैमेट हमको मिलता है। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एस फॉलो, जो की फीचर है ये नीचे दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जितने भी डिप्लॉयड सेल हैं, डिप्लॉयड सेल माने 2n वाली सेल,
डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा तो इसका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो क्या सर हैप्लॉयड सेल में नहीं हो सकता? अरे बच्चा, हैप्लॉयड सेल में आप मियोसिस कराएंगे तो n/2 सर इसका भी आधा हो जाएगा। तो को क्या क्रोमोसोम को तोड़ के आधा कर सकते हैं ना? ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये फिक्स्ड है कि मियोसिस जब भी होगा वो डिप्लॉयड सेल में ही होगा। तो डिप्लॉयड सेल का मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम, हाँ बोल सकते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो क्या मतलब सर इसका ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल में नहीं होगा? नहीं, ये हैप्लॉयड सेल में नहीं होगा। सर हैप्लॉयड सेल में नहीं होने का क्या ये मतलब भी है कि क्या ये हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी नहीं होगा? नहीं, ये बात गलत है कि ये हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, हैप्लॉयड सेल में नहीं होगा। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी डिप्लॉयड सेल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एल्गी का। एल्गी की पूरी लाइफ होती है हैप्लॉन्टिक, इसका मतलब एल्गी की पूरी लाइफ में जो सेल होते हैं वो हैप्लॉयड सेल होते हैं। लेकिन जब वो फर्टिलाइजेशन करता है तो कुछ समय के लिए जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट होता है डिप्लॉयड। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एल्गी है, एल्गी की लाइफ होती है हैप्लॉन्टिक, तो एल्गी है NN, ठीक है। अब इसका माइटोसिस किया गया तो गैमिड बना, गैमेट भी एन, इसका भी एन। जब दोनों एन फर्टिलाइज किए तो जाइगोट बना, जाइगोट 2n का बन गया। यही जाइगोट इसका डिप्लॉयड सेल है। जाइगोट क्या है इसका? तो यहाँ पे लिख दिया जाए क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं आपकी जो जाइगोट यहाँ पे बना है ये डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है ये, ठीक, ये डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। और उस डिप्लॉयड सेल का आपने क्या किया? मियोसिस करा दिया तुरंत। तो देख लिया क्या आपने, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी मियोसिस करा रहे हैं। तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस हो सकता है बट डिप्लॉयड सेल में होगा, दिस इज ट्रू, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम लोग? कुछ की फीचर पढ़ने जा रहे थे मियोसिस का। तो पहला की फीचर क्या है मियोसिस का? कि मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। हाँ, हमको पता है कि मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन तो है ही, लेकिन ये तो दो पार्ट में होता है। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन होता है, लेकिन मियोसिस सेकंड जो होता है वो इक्वेशनल होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, तो मियोसिस फर्स्ट में ही बस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मियोसिस सेकंड होने से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। हाँ, ठीक है, जो मैं बार बार आपसे बात कहता हूँ कि मियोसिस फर्स्ट तभी होगा जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। जैसे कि मान लो G1 फेज में ये क्रोमोसोम है, लेकिन एस फेज में रेप्लिकेशन होगा तो इसी के साथ साथ इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड भी इससे लग जाएगी, ये कह रहा है। तो तुमको पता ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये रिकॉम्बिनेशन की बात क्या कर रहा है बताते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के लास्ट में हमको 4 हैप्लॉइड सेल मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हम लोग क्या देखे थे, जो ऊपर वाला था, कि ये कह रहा था कि मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब समझिए, आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? हाँ सर पता है। जैसे कि अब देखिए इसमें जो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है विथ सिस्टर क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये है और दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड ये है। एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये। जब 2 क्रोमोसोम ऐसे पास में होते हैं विद द सेम साइज एट द सेम जीन या तो एट द सेम लोकस, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम विद द सेम साइज एट द सेम लोकस, ठीक है, आपको पता है। तो क्या कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि आप होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो हमको पता है कि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि कॉम्बिनेशन, हम ये ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर है, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन करा देंगे। मतलब
ये जो जेनेटिक मटेरियल बी है ये वाला इसको दे देंगे, और जो ये जेनेटिक मटेरियल भी है ये वाला इसको दे देंगे। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन कराना। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा क्यों होता है मैं आपको बात बताऊं तो छोटी सी कहानी मुझे यहाँ भी बतानी पड़ेगी, तो प्लीज़ आप समझिएगा एक बार ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। अगर आपको ये पता होगा क्या कि सर हमारे बॉडी में नंबर ऑफ जीन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या जो है ना वो कम है और जीन की संख्या ज़्यादा है। तो और एक बात और, जो जीन होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर बैठता है। जब जीन ज़्यादा है और क्रोमोसोम कम है तो ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन होंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, आपके घर में 10 कमरे हैं, आपके घर में 10 कमरे हैं, रहने वाले लोग 20 हैं, तो क्या सबको एक एक कमरा मिल सकता है? नहीं सर, नहीं ना मिलेगा। तो क्या होगा, एक कमरे में दो लोगों को साथ रहना पड़ेगा। वैसे ही हमारे बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कम है और नंबर ऑफ जीन की संख्या ज़्यादा है, तो एक क्रोमोसोम पे 2 जीन रह रहे हैं। वैसे यहाँ पे समझिए कि आप एक क्रोमोसोम पे 2 जीन रह रहे हैं, एक जीन ये रह रहा है और एक जीन ये रह रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब ये समझिए कि अगर एक क्रोमोसोम पे एक जीन रहता तो उसको आज़ादी ज़्यादा रहती कहीं भी घूमने फिरने की, कुछ भी करने की ना। अगर एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक कमरे में आप अकेले रह रहे हैं, या तो दूसरा एग्ज़ाम्पल लीजिए, उसी कमरे में आप अपने भाई के साथ रह रहे हैं, तो किस में आपको फ्रीडम ज़्यादा रहेगा? सर जिसमें अकेले रह रहे हैं उसमें फ्रीडम ज़्यादा रहेगा। जब मन चाहेंगे तब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेंगे, जब मन चाहेंगे जब सो जाएंगे, जब मन चाहेंगे पढ़ेंगे। लेकिन भाई के साथ रहेंगे तो हमेशा पढ़ना पड़ेगा, या जो वो करेगा वो करना पड़ेगा। तो आपके पास आज़ादी कम रहेगी, फ्रीडम कम रहेगी, आपके पास वेरिएशन कम रहेगा ना, आपके पास वेरिएशन कम रहेगा। और ऐसे आप अकेले हैं, आपके पास आज़ादी है, मस्त जो मन वो एक्सप्लोर करिए, ठीक है। तो जब एक क्रोमोसोम पे 2 जीन हैं तो इसके पास वेरिएबिलिटी की आज़ादी कम हो गई। अगर हम इससे इससे इस जीन से अगर हम गैमेट बनाना चाहें तो हमारे पास देखिए कितने प्रकार की गैमेट बनेंगी। देखिए सर, जहाँ जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, आपको पता है। तो एक बन गया ए बी, ठीक, ए बी। दूसरा बन गया इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड का ए बी, ए बी। तीसरा बन गया इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड का ए बी, ये ए बी। और चौथा ये बन गया। तो सर आप समझिए कि सिर्फ हमारे पास जो वेरिएशन है वो 2 ही है, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। वेरिएशन ख़त्म हो जा रहा है। अच्छा हाँ, जब एक क्रोमोसोम पे 2 जीन हैं तो हमारे पास वेरिएशन कम हो जा रहा है, और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही इसकी वजह से कि हमको अलग अलग वैरायटी मिले ना। ऑब्वियसली भाई, बच्चा हो जो बुद्धिमान हो, तेज़ दिमाग का हो, वेरिएशन हमको मिले, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए मियोसिस होता है। तो वेरिएबिलिटी अब तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस तब नेचर ने डिसाइड किया कि हमको वेरिएबिलिटी चाहिए, हमको वेरिएशन चाहिए। तो वहाँ पे हुआ क्रॉसिंग ओवर, जिसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये वाला अपना इसको देगा, ये वाला अपना इसको देगा। देखिए तो अब क्या हुआ, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड था, ये सिस्टर क्रोमेटिड और इसका सिस्टर क्रोमेटिड, जो दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये अपना एक एक तरफ का जीन इस वाले को दे दिया और इसने अपना इस वाले को दे दिया। अब देखिए वेरिएशन कैसे आएगा। तो पहला तो हमारा जीन जो गैमेट बना है वो ए बी बना, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरा कैपिटल ए कैपिटल बी होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल बी उधर चला गया, स्मॉल बी इधर आ गया, तो कैपिटल ए स्मॉल बी हो गया। तो पहला कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी। तीसरा बात करिए, तीसरा स्मॉल ए स्मॉल बी होना चाहिए था, बट क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, तो स्मॉल ए कैपिटल बी। चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो देखिए 4 बने हैं, चारों अलग अलग प्रकार के बने हैं गैमेट, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार का था। तो ये वेरिएशन कैसे हो पाया? वेरिएशन हुआ क्रॉसिंग ओवर से, रिकॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की वजह से हुआ। सर इसको पढ़ना है, इसको अभी और डीप में पढ़ना है नेक्स्ट पेज पे। आई होप सो कि आपको ये पैराग्राफ आज तक नहीं समझ में आया रहा होगा तो आज समझ में आ गया, बिकॉज कि मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब ये कभी तकलीफ़ ना दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हमको पता है कि मियोसिस और मियोसिस जो होता है वो फर्स्ट फेज सेकंड फेज में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में सारे इसके प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट होंगे, और मियोसिस सेकंड में सारे सेकंड सेकंड होंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक छोटे से 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, शायद आपको कुछ इससे प्रॉफिट मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन सेल डिवीज़न इन यूकैरियोट्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो हमारे बॉडी में हमेशा थोड़ी ना हमको स्पर्म तो बनता रहता है, बट उतना ज़्यादा नहीं ना, और पूरा बॉडी सोमैटिक है, तो इसका मतलब कि पूरे बॉडी में माइटोसिस हो रहा है, तो हमारा क्या होगा आंसर? जाएगा माइटोसिस, मोस्ट कॉमन माइटोसिस है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज है, कह रहा है कि मियोसिस ऑकर इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। क्या मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है? हाँ होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। कह रहा है फिर मियोसिस ऑकर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हाँ, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी होता है। स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। फिर बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इंटरकाइनेसिस इज अ पार्ट ऑफ मियोसिस। क्या इंटरकाइनेसिस मियोसिस का पार्ट है? और उसके बाद कह रहा है कि इंटरफेज इज अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा जो भी कमी रही होगी मियोसिस और माइटोसिस में पहले, वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सेल है, वो सेल फिलहाल में जीवन फेज में है। इस सेल में आपके पास 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। इसका मतलब कि ये डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। हाँ ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, इसका डीएनए कंटेंट 2C है। ठीक है सर। जीवन फेज के बाद बीच में एस फेज भी आता है। हाँ आया था, जिस एस फेज में आपका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। डीएनए डबल का मतलब जो 2C है वो 4C हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और क्या होगा, 2C से 4C तो होगा ही G2 में। और सर यहाँ पे जो हमारे पास देखिए, जो हमारे पास सिंगल क्रोमैटिड का क्रोमोसोम था, अब ये क्रोमोसोम एक ही है, वही है, लेकिन एक क्रोमैटिड रेप्लिकेशन से बढ़ गया। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम के पास भी एक क्रोमैटिड बढ़ गया, इस क्रोमोसोम के पास भी एक क्रोमैटिड बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा? ड्यूरिंग एस फेज रेप्लिकेशन के दौरान ये ऐसा हुआ कि एक सिस्टर क्रोमैटिड बढ़ गया। ठीक, अब इस G2 के पास 2 ऑप्शन है। क्या? ये माइटोसिस में जा सकता है, ये मियोसिस में जा सकता है। ठीक, तो चलिए दोनों देखेंगे। पहले माइटोसिस देख लेते हैं। अगर ये G2 माइटोसिस में गया, तो माइटोसिस में क्या हो रहा था आपने पढ़ा कि सर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। मतलब ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों बंधे हुए हैं सेंट्रोमियर से, बीच में से ये अलग होते हैं ऐसे। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है ऐसे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर लगता है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर लगता है। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी आर्म्स छोटी होती हैं तो खिंचाव पड़ता है, बीच में से टूट जाते हैं। ठीक है, तो यही हो रहा है कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं माइटोसिस में। तो देखिए टूट गए। एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बनता है, सबको पता है। एक सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो एक सिंगल क्रोमोसोम है, यहाँ से बीच में से सिस्टर क्रोमैटिड टूट जाते हैं। तो देखिए सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड के 2 क्रोमोसोम हो गए। अभी भी ये 2n ही है, अभी भी देखो ना भाई, ये 2n ही है, ये भी 2n है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी है। ये क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड था, ये क्रोमोसोम में सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड है, बिकॉज कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं। तो 2 सेल बन गया, एक सेल ये, 2 एक सेल ये। ठीक है, ये होता है इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस। अब देखिए मियोसिस में क्या हुआ। मियोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते हैं, यहाँ पे होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाते हैं। कहने का मतलब कि ये अगर इन दोनों को आपस में बोला जाए तो ये दोनों सेम लोकस पे हैं और सेम शेप और सेम साइज के हैं, मतलब आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों साथ में रहते हैं। क्या तो इतना दूरी दिखाया गया है, बट रहते हैं साथ में रहते हैं, और इन्हीं दोनों को अलग अलग करके इसको एक अलग सेल में डाल दिया जाएगा, इसको एक अलग सेल में डाल दिया जाएगा, तो क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी। फिलहाल में ये पेयर में है तो इनको 2n बोला जा रहा है, जब सिंगल हो जाएंगे तो n बोला जाएगा। यही होता है मियोसिस में कि होमोलोगस पेयर जो होते हैं वो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है मियोसिस में। देखिए अब देखिए, एक ही सेल में 2 है, यहाँ पे एक सेल में एक ही है, आपने सेपरेट कर दिया माने आपने
संख्या घटा दिया क्रोमोसोम का, तो n=3 हो गया, यहाँ पे 2n=6 था। आई होप सो कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पे होमोलोगस पेयर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब मियोसिस सेकेंड होता है बच्चा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड सिमिलर होता है किसके, सिमिलर होता है माइटोसिस के। तो मियोसिस सेकेंड में भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, बीचों बीच यहाँ से टूट जाएगा, तो इस सेल से 2 सेल बना और इस सेल से भी 2 सेल बना, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। ठीक है, आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मियोसिस फर्स्ट, एकदम मस्त मज़ा आएगा। तो मियोसिस फर्स्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो मियोसिस फर्स्ट में हमारा पहला फेज होगा प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो प्रोफेज क्या कह रही है एनसीईआरटी, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, प्रोफेज जो है वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज टाइपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। कह रहा है कि जो मियोसिस फर्स्ट का या मेयोटिक डिवीजन का या तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन का जो प्रोफेज होता है वो टाइपिकली लंबा होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस वाले प्रोफेज का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 5 फेजेस। कह रहा है कि जो हमारा प्रोफेज होता है वो वापस से डिवाइड होता है अलग अलग 5 फेजेस में, बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट होता है मियोसिस वाला वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है ऑन विच बेसिस, तो वो होता है क्रोमोजोमल बिहेवियर पे, क्रोमोजोम के बिहेवियर पे। पांचों कौन का नाम क्या क्या है, लिपोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकानेसिस। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो मैंने तो याद किया कि हम जैसे कि होता है एलपीजी गैस होता है ना, तो मैंने याद किया एलजेडपी, एलपीजी की जगह पे एलजेडपी, तो एलजेडपी डी। ठीक है, लिपोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकानेसिस। ओके, अब पहला फेज स्टार्ट करते हैं लिपोटीन। तो लिपोटीन क्या होता है, एनसीईआरटी कह रही है कि ड्यूरिंग लिपोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो कह रहा है कि लिपोटीन के अंदर क्रोमोसोम धीरे धीरे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। कॉम्पैक्शन का मतलब कंडेंसेशन ही होता है, कंडेंस होना है ना। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लिपोटीन। कह रहा है जो कंडेंसेशन होने का प्रोसेस है क्रोमोसोम का ना, जो कंडेंसेशन होने का प्रोसेस है क्रोमोसोम का वो लगातार पूरे लिपोटीन चलते रहता है। उसके बाद कह रहा है दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटीन। इतना होते ही रहेगा कि हमारा प्रोफेज का सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम जाइगोटीन कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया। जाइगोटीन क्या होता है, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज, जाइगोटीन के बारे में कह रहा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर and this process of association is called synapsis. Such paired chromosome are called homologous chromosome. मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बहुत जल्दी किसी को समझ में नहीं आती, कहना क्या चाह रहा है तो समझिए। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम है जो कि उसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। अब ये दोनों क्रोमोसोम दूर दूर हैं, हाँ। अब इनको पास लाने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस ना। इन दोनों को पास में लाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस। और पास आने के बाद अब ये क्या कहे जाएंगे, तो पास आने के बाद ये कहे जाएंगे होमोलोगस पेयर्ड क्रोमोसोम। यही एनसीईआरटी कह रही है कि ड्यूरिंग इस स्टेज में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट होता है और जो पेयरिंग के प्रोसेस होते हैं उसको साइनेप्सिस कहा जा रहा है। तो ये क्रोमोसोम पेयर करना स्टार्ट करने जा रहा है और इस पेयर के प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा दिया गया।
और सच पेयर्ड, अब ऐसे पेयर्ड को सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या समझ में आया? ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे या तो होमोलोगस पेयर्ड क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक, ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब एक बात और एनसीईआरटी कहती है कि ये दोनों आए, पास हुए, पास में आने के बाद इनको होमोलोगस बोला गया, लेकिन अब ये कंटिन्यू पास में रहें तो इसको साथ में रखने के लिए एक सबस्टेंस होता है, एक केमिकल कंपाउंड बोल सकते हैं या एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है जो इनको हमेशा साथ बांध के रखता है, ऐसे आपस में साथ बांध देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ बांध के रखने में आपका हेल्प करेगा। ठीक, तो अब देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि ये होमोलोगस है, हाँ है। अब एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड और होमोलोगस तो माने 2 क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमेटिड है, हाँ। तो 2 क्रोमोसोम है तो बाईवैलेंट बोल रहे हैं और 4 क्रोमेटिड तो टेट्राड बोल रहे हैं। समझ में आया? होमोलोगस पेयर्ड क्रोमोसोम को बाईवैलेंट कह रहे हैं बिकॉज कि 2 क्रोमोसोम है और एक के पास 2 क्रोमेटिड, 2 के पास 4 क्रोमेटिड, तो इसी को टेट्राड भी बोल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी यहाँ से कह रहा है, कहाँ से? होमोलोगस के बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonimal complex। कह रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस स्टेज को झांक के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो हमारा क्रोमोसोम साइनेप्सिस है, ये जो कंटिन्यू है, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। यही कह रहा है। दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज एक्कम्पेनिड को हेल्प भी बोलते हैं, हेल्प्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते कह रहा है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट। कह रहा है जो द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट। तो मैंने जो बाइवैलेंट बताया वो बता रहा है, और इसी बाइवैलेंट को टेट्राड भी बोला है, मैंने भी लिखा है, ठीक है, बाइवैलेंट और टेट्राड। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। कह रहा है कि जो ये हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अभी भी ये बहुत साफ सुथरा, बहुत क्लियरिटी नहीं है इसमें। ये नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो और साफ दिखेगा। मतलब हमने लिपोटीन पढ़ा, हमने जाइगोटीन पढ़ा, अब ये कहना चाहता है कि ये बहुत साफ साफ जाइगोटीन में नहीं, पैकिटीन में दिखेगा। तो देखिए कह रहा है कहाँ गया हमारा कि मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। अब कह रहा है द फर्स्ट 2 स्टेज, जो पहला 2 स्टेज है, द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव। अभी तक जो दोनों स्टेज पढ़े हैं ना, इसका प्रोफेस फर्स्ट का लिपोटीनोजाइगोटीन, ये छोटा है, शॉर्ट है एज कंपेयर टू पैकिटीन। देखते हैं तो रिलेटिवली शॉर्ट लिव कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकिटीन। हाँ, अब उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड ऑफ इच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड। अब यहाँ कह रहा है कि पैकिटीन में ये बड़ा बढ़िया से टेट्राड दिखेगा ना। पहले वाले पैराग्राफ में बोला था किसमें, जाइगोटीन में, कि जाइगोटीन में टेट्राड बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेज में दिखेगा। तो नेक्स्ट स्टेज में बता दिया इसने कि देखो ये क्लियरली दिख रहा है। और इस लाइन का क्या मतलब है सर कि 4 क्रोमेटिड ऑफ इच बाइवैलेंट क्रोमोसोम। अरे देखो ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम किसको बोला गया, इसी को, इन दोनों को बाइवैलेंट बोला गया। तो कह रहा है 4 क्रोमेटिड। तो देखिए ना भैया, बाईवैलेंट के पास 4 क्रोमेटिड है कि नहीं, 1 2 3 4। हाँ, तो वही कह रहा है कि 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं और उनको हम साफ साफ देख सकते हैं टेट्राड के रूप में। कहाँ पे, पैकिटीन में। कह रहा है दिस स्टेज
इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। कह रहा है कि पैकेटिन आ गया है, चालू हो गया है, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानेंगे कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है। क्या सर ये वही रिकॉम्बिनेशन है जो भी हम 10-5 मिनट पहले पढ़े हैं पीछे, क्रॉसिंग ओवर वाला? हाँ, ये वही रिकॉम्बिनेशन है। तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे बच्चा कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक क्रोमोजोम था, एक ये क्रोमोजोम था। तो इस क्रोमोजोम का ये जो क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड है, दोनों आपस में नॉन सिस्टर थे, नॉन सिस्टर थे। तो यही दोनों पहले आपस में उलझेंगे, एक नॉड्यूल गांठ बनाएंगे, और दो अलग अलग ज्वाइन हो रहे हैं तो रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो नाम पड़ा क्या है? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ठीक है, तो देखिए अब ये नोड्यूल की बात कर रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ गांठ पड़ा। देखिए सर, ये सिस्टर क्रोमेटिड और इसका एक गांठ यहाँ पड़ा, दूसरा गांठ यहाँ पड़ा, तीसरा गांठ यहाँ पड़ा। तो ऐसे जो गांठ आपको जब दिखेगा, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब गांठ दिखने लगेगा माइक्रोस्कोप में, इसका मतलब पैकेटिन आ गया। पहचान जाइए, खुशखबरी है भैया, नोड्यूल आपको दिख गया। तो पहले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, रिकॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ नोड्यूल बना है वहीं वहीं पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, और क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर के बाद अब रिकॉम्बिनेशन हुआ जेनेटिक मटेरियल का। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब आदान प्रदान किया। इसने अपना जीन इस वाले ने अपना जीन इसको दिया, इस वाले ने अपना जीन इसको दिया। रिकॉम्बिनेशन हो गया जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये क्या कहना चाहता है। ठीक, तो कहाँ गए हम? देखो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ठीक है, द साइट एट विच, वह साइट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऑकर हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सही है, इजी है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द, क्या है क्रॉसिंग ओवर? तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या ये बातें हमने कर ली हैं? बिल्कुल कर ली हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में हम लोग जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। इस क्रोमोसोम का इसको देते हैं, इसका इसको देते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, किसके बीच में? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ये भी देखिए, ये क्रोमोसोम आपस में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। इजी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। क्या क्रॉसिंग ओवर इंजाइम पे डिपेंड करता है? हाँ, करता है। इंजाइम तो होता है यहाँ पे। एंड द इंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर एक इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और वह इंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन करवा रहा है। आगे कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टू क्रोमोसोम। ठीक है, तो वही कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर से क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये तो लिखा मैंने, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला कि रिकॉम्बाइन हो गया जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो लिखा गया है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू, क्रॉसिंग ओवर क्या करवा रहा है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यही लिखा गया है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकेटिन। कह रहा है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट बाय एंड ऑफ पैकेटिन। पैकेटिन जैसे पैकेटिन फेज खत्म होगा, इसका मतलब कि रिकॉम्बिनेशन खत्म हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे ये लिंक्ड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। देखो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट फेज होता है प्रोफेज का, वो स्टार्ट होता है। कौन सा फेज? डिप्लोटिन। द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकोगनाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। याद है जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऊपर बना था दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ के रखने के लिए,
जोड़ के रखने के लिए। अब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिजॉल्व, ख़त्म होने लगेगा। तो वही लिखा गया है, कहाँ गया कि द डिप्लोटिड रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है बच्चा कि देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में नीला नीला आपको दिख रहा है कि एक सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है जो कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ के रखने की काबिलियत रखता था। और यहाँ पे एक क्रॉस हुआ है, कहाँ मतलब कि यहीं पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक, अब इसको हम कहाँ देख सकते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स को, इसको हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं। लेकिन क्या होता है, डिप्लोटीन फेज में ये सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना, ख़त्म होना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, देखिए बीच में से नीला नीला हट गया। तो सर कैसे पता चलेगा, वहीं से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए, ये नहीं दिखेगा, इसका मतलब हट गया। तो अब ये हट गया तो कह रहा है कि अब इस फेज़ में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के पास टेंडेंसी है कि पहले ये था तो चिपके हुए थे, अब ये हट गया तो ये दूर जा सकते हैं, ये दूर इधर जा सकता है, ये दूर इधर जा सकता है। लेकिन कहाँ से नहीं हट पाएंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है अभी भी ये यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये यहाँ से दूर नहीं हो पाएंगे। तो ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, तो यहाँ पे आपको यक्स शेप्ड दिखेगा, यक्स शेप का दिखेगा, जिसको बोलते हैं चियाज़माटा एक्स शेप्ड का आपको दिखेगा। ठीक है, इजी है। तो अब देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है कि डिप्लोटीन is recognized by dissolution of synaptical complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover. These X-shaped structure are called chiasmata. बहुत ईजी है सर। उसके बाद कह रहा है इन oocyte of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। कह रहा है कुछ oocytes, जैसे कि मैमल्स में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन से बात कर लो, ह्यूमंस में जब फीमेल या गर्ल बेबी पैदा होती है तो जब एम्ब्रियो में रहती है तभी उसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो oogenesis होता है, oogenesis से क्या बनता है सर, ओवा बनता है। लेकिन वो ओवा कंप्लीट नहीं बनता है, वो कहाँ तक रहता है, ओवा जो होता है वो बनते बनते आके हमारा डिप्लोटीन स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है और वापस से वो स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी एज में वो ओवा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अरेस्ट कहाँ होता है, आके डिप्लोटीन में। तो इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, कुछ सालों तक डिप्लोटीन में आके अरेस्ट हो जाते हैं, डिप्लोटीन के आगे नहीं बढ़ पाते, वो कहना चाह रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं फाइनल स्टेज के बारे में, डायाकाइनेसिस के बारे में। तो कह रहा है द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डायाकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट स्टेज डायाकाइनेसिस। इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है दिस इज मार्क्ड बाई, ये स्टेज को आप कब कैसे पहचानेंगे कि डायाकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है, मार्क्ड बाई टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा, मतलब कि जो अभी यक्स शेप्ड था हमारा, चियाज़माटा था, अब वो भी ख़त्म होने लगेगा। इसका मतलब समझिए कि डायकाइनेसिस स्टार्ट हो गया। कैसे, देखिए सर, मान लीजिए ये एक्स शेप्ड ऊपर की तरफ थोड़ा सा है, देखिए यहाँ पे ये एक्स शेप थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये हुआ आपका टर्मिनलाइजेशन। कहाँ पे, डायकाइनेसिस में। देखिए एकदम नीचे हो गया, मतलब कि धीरे धीरे चियाज़माटा ख़त्म होने की तादार पे है। कहाँ पे, डायकाइनेसिस स्टेज में। तो पढ़िए इसके बारे में, द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोसेस इज डायकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस। अब कह रहा है कि इस फेज में, याद है आपने माइटोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस में लिखा गया था कि क्रोमोसोम जो होता है वो फुल्ली कंडेंस्ड होता है जाके किसमें, प्रोफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज के बाद आता है आपका एम फेज ना, प्रोफेज के बाद क्या आता है, एम फेज। तो वहाँ पर एम फेज में फुल्ली कंडेंस्ड हो रहा था क्रोमोसोम, बट मियोसिस में क्या कह रहा है कि फुल्ली कंडेंस्ड कहाँ हो जा रहा है, डायाकाइनेसिस में ही। क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब जो मियोटिक स्पिंडल होता है, जो मियोटिक
ना स्पिंडल फाइबर होता है और ऊपर हमारे सेंट्रोमियर होते हैं, ये अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये क्रोमोसोम से लगने वाले हैं और क्रोमोसोम को सेपरेट करने वाले हैं। तो मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस। खत्म होते होते द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ठीक है, तो डायकाइनेस वहाँ पे क्या था सर? हाँ, वही बात थी कि वहाँ पर भी माइटोसिस में भी लेट प्रोफेज में ही न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता था। तो यहाँ पर भी लेट प्रोफेज का मतलब डायकाइनेसिस तो लास्ट फेज है, तो बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर द एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन टूट जाएगा। और डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट क्या? डायकाइनेसिस दिखा रहा है कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब डायकाइनेसिस के बाद क्या शुरू होने वाला है? मेटाफेज शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट बोलना चाहिए एनसीईआरटी को, बिकॉज कि प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है, तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है। बट एनसीईआरटी कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब हम मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, देख लिया जाए क्या? बिल्कुल, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है। चैप्टर खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर हम लोग निपटा देंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है? साइनेप्स क्रोमोसोम, साइनोप्टिलिमल कॉम्प्लेक्स, बोथ और नन। तो सर साइनेप्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी दिखता है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स दिखता है। आंसर जाएगा इसका बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बाइवेलेंट किसके बराबर रहता है? होमोलोगस पेयर के बराबर है, होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट के बराबर होता है। टेट्राड के बराबर होता है। ऑल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस, साइनेप्सिस का रिजल्ट क्या होता है? सर साइनेप्सिस एक प्रोसेस है, उसका रिजल्ट जो होता है वो होता है साइनेप्स क्रोमोसोम। और साइनेप्स क्रोमोसोम जो होता है वही बाइवेलेंट होता है, वही टेट्राड होता है। तो इसका भी आंसर जाएगा ऑल ना, इसका भी आंसर क्या जाएगा? ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बाइवेलेंट फॉर्म। बाइवेलेंट क्या होता है? तो सर बाइवेलेंट कहाँ बनता है? बाइवेलेंट जाइगोटिन में बनता है कि पैकेटिन में बनता है? तो एल जेड, तो बाइवेलेंट बनता है सर जाइगोटिन में, बनता है जाइगोटिन में, बट क्लियरली विजिबल कहाँ होता है सर? जाइगोटिन में नहीं होता है, पैकेटिन में होता है, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिव इन, किस में एक्टिव होता है? तो सर रिकॉम्बिनेज एंजाइम स्किन सेल, लीवर सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्किन सेल सोमैटिक सेल है, इसमें मियोसिस होगा नहीं। लीवर सेल मियोसिस होगा नहीं, माइटोसिस होगा। स्पर्मेटोगोनिया सेल जर्म सेल, इसमें होगा मियोसिस, जहाँ मियोसिस होगा वही रिकॉम्बिनेज होगा। तो इसका आंसर जाएगा सी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और है कि स्ट्रक्चर हेल्प इन साइनेप्सिस, कौन सा स्ट्रक्चर है जो साइनेप्सिस में हेल्प करेगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और क्रॉसिंग ओवर। तो सर साइनेप्सिस में हेल्प करने वाला सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट कि चियाज़माटा अपीयर व्हेन क्रोमोसोम एट बाइवेलेंट कंप्लीटली सेपरेट। कह रहा है कि चियाज़माटा कब अपीयर होगा? चियाज़माटा अपीयर व्हेन क्रोमोसोम एट बाइवेलेंट कंप्लीटली सेपरेट, नहीं, कंप्लीटली सेपरेट हो सका तो चियाज़माटा कैसे दिखेगा? दूसरा कह रहा है कि टू बाइवेलेंट टेन टू सेपरेट इन डिप्लोटीन। कह रहा है जो दोनों बाइवेलेंट हैं वो सेपरेट हो सकते हैं क्या डिप्लोटीन में? टेंस टू सेपरेट, हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका सेपरेट हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या जाएगा? कंप्लीटली सेपरेट, ये रॉन्ग जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक, फिर असर्शन रीजन कह रहा है कि डायकाइनेसिस से ट्रांजिशन टू मेटाफेज, हाँ सही है। और क्या कह रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, हाँ। तो बोल सकते हैं कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। ठीक, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेटाफेज फर्स्ट स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल। कह रहा है कि जो मेटाफेज, अच्छा अभी तो इसके बारे में पढ़े नहीं है मेटाफेज के बारे में, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में पहले। तो चलिए मेटाफेज फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। मेटाफेज फर्स्ट क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेट द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फिगर समझ में आएगा। कह रहा है कि देखो प्रोफेज फर्स्ट में ये क्रोमोसोम ऐसे फैले हुए हैं,
लेकिन मेटाफेज में फर्स्ट में क्या होता है कि ये इक्वेटर पे अलाइन होने लगते हैं, और अलाइन होने के लिए इनको अलाइन करवाता कौन है सर? अलाइन देखिए ध्यान से आप, तो ये है हमारा सेंट्रियोल, ठीक है, ये है, ठीक है, और इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं ऊपर, और ये है हमारे स्पिंडल फाइबर। देखिए स्पिंडल फाइबर जो निकल रहा है, एक तरफ ये काइनेटोकोर से लग रहा है। अगर बात करें ना तो ये कैसा है, कुछ इस तरीके से है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ये आके स्पिंडल फाइबर एक तरफ लग रहा है, यहाँ पे मैंने साफ साफ देखो दिख रहा होगा आपको कि माइटोसिस में सर सिंगल क्रोमोसोम रहता था, बस एक क्रोमोसोम, उसके दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिंगल क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ये क्या लगा हुआ है, ये काइनेटोकोर लगा हुआ है। इस काइनेटोकोर से लगा हुआ है हमारा स्पिंडल फाइबर, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है। ये माइटोसिस में ऐसा हुआ करता था। मियोसिस में हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसलिए एक ही क्रोमोसोम के दोनों तरफ काइनेटोकोर नहीं है। देखिए क्रोमोसोम के एक ही सेंट्रोमियर के एक ही तरफ काइनेटोकोर है। देखिए एक तरफ इधर काइनेटोकोर है, एक इधर काइनेटोकोर है, इनके इधर इधर काइनेटोकोर प्रेजेंट ही नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी सिर्फ इनके एक ही तरफ लगेगा। देखिए यहाँ पे नहीं लगा है, नहीं लगा है, तो आप समझिए कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड बीच में से सेंट्रोमियर में से अलग हो रही थी, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग हो जाएंगे। जो साथ में हैं ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो मियोसिस में यही होता है। तो आप अब लाइन पढ़िए, अब आपको लाइन समझ में आएगा। कह रहा है कि बाईवेलेंट क्रोमोसोम जो अलाइन हुए हैं, सजे हैं, मतलब बीच में कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल, इनके ये अपोजिट पोल है, ये अपोजिट माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, समझ में आ गया। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में ये सेपरेट हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। देखिए यही देखिए, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी जुड़े हुए हैं किस ठीक है, किससे, सेंट्रोमियर से। देखिए सिस्टर क्रोमेटिड ये सेंट्रोमियर से अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, आई होप सो ये हो गया। तो आपका एनाफेज भी हो गया। अब आपका बचा क्या, टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है सर? माइटोसिस के टीलोफेज में तो जैसे कि न्यूक्लियर एनवेलप जो ख़त्म हुआ था वो वापस से आ गया था, ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हुआ था वो वापस से आ गया था। जो हमारे सेल ऑर्गेनले थे जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वापस से रीअपियर हो गए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होने वाला है। तो कह रहा है कि टीलोफेज फर्स्ट में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। ठीक है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस यहाँ पे भी रीअपियर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस फॉलो। अच्छा, मतलब कि इसके रीअपियर होने के बाद ही तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायड ऑफ सेल, और इसको डायड ऑफ सेल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि समझिए कि यहाँ पे दो, ऐसे आप समझिए कि जब ये सेपरेट नहीं हुए रहे होंगे तो हमारे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम साथ में रहे होंगे। ये एक क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कितना टेट्राड है? 1 2 3 4, 4 टेट्राड है। लेकिन जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे तो एक सेल में 2 ही टेट्राड जाएंगे। इन्हें एक सेल में 2 ही बोल सकते हैं कि क्रोमेटिड जाएंगे। यहाँ पे 4 क्रोमेटिड तो टेट्राड और 2 क्रोमेटिड जाएंगे तो डायड। तो एक सेल में 2 ही क्रोमेटिड गया और दूसरे सेल में भी 2 ही क्रोमेटिड गया। तो यहाँ पे टीलोफेज में अलग हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल। ठीक है, तो समझिए कि एनाफेज में सेपरेट हुए ये लोग, और टीलोफेज में सेपरेट होते ही तुरंत
साइटोकाइनेसिस हो गया, तुरंत इनका जो सेल जो हमारा साइटोप्लाज्म है डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो अलग अलग सेल बन गए और एक सेल में 2 ही क्रोमेटिड गया तो इसको डायड बोला गया, इसको भी डायड बोला गया। आई होप सो कि डायड ऑफ सेल क्यों बोलते हैं टेलोफेज फर्स्ट को, क्लियर हुआ होगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो द न्यू यहाँ पे क्या बोला, दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल। अब आगे कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपका टेलोफेज खत्म हो गया बच्चा, इसके बाद अब जो भी कहानी कहेगा ये इंटरकाइनेसिस से रिलेटेड कहेगा। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर किया है तो आप इंटरकाइनेसिस के बारे में बहुत अच्छे से अवगत हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो कह रहा है ऑल दो, इंटरकाइनेसिस के बारे में बात कर रहा है, ऑल दो इन मेनी केस ऑफ क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, they do not reach extremely extended state of interphase nucleus। ये कह रहा है बच्चा, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि ये है आपका कोई सेल जीवन में गया, जीवन से एस में गया, एस से G2 में गया, G2 से मियोसिस हुआ तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में ना, मियोसिस सेकेंड भी एक पूरा डिवीज़न है, मियोसिस फर्स्ट भी एक पूरा डिवीज़न है, इनके बीच में नॉर्मल माइटोसिस होता बच्चा, तो 2 माइटोसिस के बीच में इंटरफेज आता ना, एक बड़ा सा इंटरफेज आता। बट यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस आता है। और देखिए यहाँ पे सर ये माइटोसिस है और ये पूरे के पूरे क्या है, ये पूरे के पूरे इंटरफेज है। तो एक माइटोसिस के बाद ये इंटरफेज आ रहे हैं, फिर ही दोबारा जाकर माइटोसिस आ रहा है। तो इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज बिटवीन 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस के बीच में आता है। ये बड़ा लंबा फेज है, लॉन्ग फेज है, और यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ईएस में, जबकि इंटरकाइनेसिस में ये होता है बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, इसके बीच का जो जगह है ये इंटरकाइनेसिस है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और यहाँ पे कहीं भी यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में। तो अब सुनिए कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ही तो हम लोग जो क्रोमोसोम हमारा जहाँ जो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको वापस से डीकंडेंस करके क्रोमैटिन बनाते हैं, क्रोमैटिन बना के डीएनए बना के खोलते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, वापस से डिवीज़न करने के लिए वापस से कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो हमको क्रोमोसोम को 100% डीकंडेंस करने की ज़रूरत ही क्या है। डीकंडेंस तो करेंगे क्रोमोसोम को, बहुत हल्का सा करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पूरा उसको डीकंडेंस करके उसका कोई यूज़ में लाना नहीं है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी भी यही कहेगी यहाँ पे कि ऑल्दो इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम डू अंडरगो जाता है, कहाँ पे, सम डिस्पर्सन, ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। यहाँ पे पूरा इसको एक्सट्रीमली पूरा अच्छे से नहीं खोलना है, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज इन न्यूक्लियस। ठीक है, इंटरफेज न्यूक्लियस की तरह यहाँ पे हमको पूरा एक्सट्रीमली एक्सटेंड नहीं करना है। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के बीच का इंटरकाइनेसिस है, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव, और ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इजी है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाई प्रोफेज सेकेंड, कह रहा है कि इंटरकाइनेसिस खत्म होते ही प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट होगा। क्यों, प्रोफेज आपने तो मियोसिस सेकेंड लिखा गया है, आपने तो बोला कि इंटरकाइनेसिस खत्म होने के बाद मियोसिस सेकेंड शुरू होगा। अरे बच्चा, मियोसिस सेकेंड का पहला पार्ट प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाई प्रोफेज सेकेंड, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। कह रहा है कि जो प्रोफेज सेकेंड होगा मियोसिस सेकेंड का, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा एज कम्पेयर टू प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो अब मियोसिस सेकेंड के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इतना जान लीजिए कि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो सिमिलर होता है माइटोसिस के, क्योंकि वो भी इक्वेशनल डिवीजन है, ये भी इक्वेशनल डिवीजन है, तो बहुत इजी है इसको पढ़ना। देख लेते हैं, फटाफट पढ़ेंगे। कह रहा है कि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है तुरंत ही, इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। मतलब समझिए कि जो साइटोकाइनेसिस हुआ था टेलोफेज फर्स्ट के बाद, उसके तुरंत बाद ही, लगभग तुरंत बाद ही मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाता है, यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम है फुल्ली कंडेंस्ड। ठीक है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड होने से पहले, मतलब कि क्या होता है कि इसके बीच में साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरकाइनेसिस थोड़ा सा होता है, इसमें हल्का सा क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है। ये 100% कंडेंस होने से पहले ही क्या होता है, शुरू हो जाता है हमारा मियोसिस सेकेंड। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ
इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिसेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट की तरह नहीं, मियोसिस सेकेंड जो है वो रिसेंबल है, सिमिलरिटी रखता है नॉर्मल माइटोसिस से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा प्रोफेज सेकेंड में, और बाई एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड, और क्रोमोजोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोजोम फिर से वापस से कंडेंस हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मेटाफेज सेकेंड में क्या कह रहा है कि मेटाफेज सेकेंड में इस स्टेज पे क्रोमोजोम अलाइन होता है इक्वेटर पे, ठीक है, बीच में आ जाएगा, और माइक्रोट्यूब्यूल बीच में आ जाएगा ये, और माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल पे लग जाएंगे, और ये इससे अटैच हो जाएंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ईजी है। उसके बाद कह रहा है कि एनाफेज सेकंड में क्या होगा, इट बींग्स विथ साइमल्टेनियसली, तुरंत तुरंत। अब देखो बीच बीच में हमारा क्रोमोजोम लग गया, ऊपर हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, इससे हमारा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गया। अब ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका आर्म छोटा करेंगे, आर्म छोटा करेंगे तो ये टूट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है कि इट बिंग्स विथ साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम, अलाउिंग देम टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल पे आ जाएंगे बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं ये छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे तो खींच के पीछे लेकर आएंगे, वही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिगर दिया गया है, तो देखो ये जो फिगर, ये टीलोफेज देख रहे हैं, दो टीलोफेज, प्रोफेज फर्स्ट से हमारे पास एक सेल से दो सेल आ गया टीलोफेज में। अब ये दो सेल से चार सेल बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा दो सेल्स, वहाँ पे दो सेल था टीलोफेज में, टीलोफेज फर्स्ट में, अब वही टीलोफेज फर्स्ट कंटिन्यू किया, प्रोफेज सेकंड में आ गया। अब देखिए ये दो सेल से यहाँ पे चार हैप्लॉइड सेल बन गए मियोसिस में, यही बात कहना चाहेगा यहाँ पे। कह रहा है टीलोफेज सेकंड में मियोसिस एंड विथ टीलोफेज सेकंड इन विच two group of chromosome once again set enclosed by nuclear envelope, cytokinesis followed resulting formation of टेट्राड ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे चार सेल बन गए, टेट्राड ऑफ सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में बात करें तो ये तो मैंने इंपॉर्टेंस क्या होती है मियोसिस की, मैंने मियोसिस स्टार्ट करने से पहले ही बता दी थी क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्या बताया था कि जो मियोसिस होता है बच्चा, ये जनरली कंजर्व करता है हमारा क्या, हमारा क्रोमोसोम अक्रॉस सेक्सुअल जनरेशन, मतलब अक्रॉस जनरेशन। देखो मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन, यहाँ पे कंजर्व होता है क्या, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्व होता है। कहाँ गया, ये रहा। तो कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम, हमारा क्रोमोसोम नंबर कंजर्व होता है हर स्पीसीज का, इज अचीव्ड अक्रॉस, ये अचीव होता है कहाँ, अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका क्रोमोसोम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट रखने में हेल्प कौन करता है, मियोसिस करता है। कह रहा है इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सली, सर ये पैराडॉक्सली का मतलब अजीब होता है, पैराडॉक्सली का मतलब क्या होता है, अजीब। तो लिख लीजिए यहाँ पे, पैराडॉक्सली का मतलब होता है अजीब, ये बड़ा अजीब है। अजीब क्या है, अजीब ये है कि कह रहा है कि जो हमारा मियोसिस होता है बच्चा, मियोसिस तो क्रोमोसोम नंबर आधा करता है। आपने बताया कि मियोसिस जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर आधा करता है, लेकिन मियोसिस और फर्टिलाइजेशन मिलके क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखते हैं। कह रहा है कि इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सली अजीब है कि रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। रिजल्ट जो होता है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नंबर बाई हाफ, आधे से कम कर देता है, 2n से n कर देता है। लेकिन इट ऑल्सो इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है सर, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है उसको क्रॉसिंग ओवर पढ़े ना हम लोग कि जेनेटिक में वेरिएशन कौन लाता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, इन द पॉपुलेशन के अंदर, इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो थैंक यू, ये चैप्टर खत्म हो गया। और मैंने यहाँ पे कैसे कुछ हो रहा है, कैसे देखिए आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे एल्गी में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के हेल्प से, एल्गी कितना होता है सर, एल्गी का क्रोमोसोम n होता है,
तो लगातार इसको एन रखने में हेल्प कौन कर रहा है? फर्टिलाइजेशन इसका क्रोमोसोम संख्या बढ़ा रहा है और मियोसिस वापस से घटा के एन कर दे रहा है। वैसे ह्यूमन में मियोसिस हमारे बॉडी 2n है, हमारा बॉडी 2n है, मियोसिस इसको गैमिट कर रहा है और फर्टिलाइजेशन इसको वापस से 2n कर दे रहा है। तो दोनों के हेल्प से हम 2n के 2n रह गए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज का लेक्चर देखने के लिए, और आई होप सो कि मियोसिस से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देख के पूरी मेहनत किया है, और भी मेहनत करना है, और भी करेंगे। आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, सुझाव दीजिए कि सर यहाँ पे नहीं ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्वेश्चन करवाइए, जो भी करवाना है, जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। और अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए मुझे भी थोड़ा और अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।